शिवेंदु सरकार में बढ़ी ममता बनर्जी की कानूनी मुश्किलें। अमित शाह के खिलाफ बयान देना ममता बनर्जी को पड़ा भारी, देशद्रोह में 2 एफआईआर दर्ज। बांग्लादेशी उस्मान हादी हत्याकांड पर ममता बनर्जी ने लिया अमित शाह का नाम। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कानूनी मुश्किलें बढ़ चुकी है। बता दें कि देश विरोधी बयान और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ बयान देने पर ममता बनर्जी के खिलाफ देशद्रोह के तहत कोलकाता और सिलीगुड़ी में 2 मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेशी उस्मान हादी हत्याकांड को लेकर के ममता बनर्जी ने देश के गृह मंत्रालय और इसी के साथ ही देश के खिलाफ बयानबाजी की थी, जिसकी वजह से ममता बनर्जी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है। जहां एक और ममता बनर्जी की टीएमसी में लगातार बगावत की खबरें सामने आ रही है। दिग्गज नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में देश विरोधी बयान देने पर एफआईआर दर्ज की गई है। वकील रिंकी सेन चैटर्जी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता के खिलाफ देश विरोधी कमेंट करने की शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल ये विवाद 2 जून 2026 को कोलकाता के धर्मतला में टीएमसी के एक धरना प्रदर्शन के दौरान शुरू हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भाषण में दावा किया कि उन्हें बांग्लादेश में हुई एक बड़ी हत्या के पीछे की पूरी साजिश और लोगों के नाम की जानकारी है, लेकिन वो उनका खुलासा नहीं करेंगी क्योंकि इससे पड़ोसी देश में खलबली मच सकती है। उनका इशारा स्पष्ट रूप से बांग्लादेशी छात्र नेता उस्मान बिन हादी की हत्या की ओर था। ममता ने उस्मान हादी की हत्या का जिक्र करते हुए कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका की ओर इशारा किया गया था। शिकायतकर्ता वकील रिंकी सेन चैटर्जी के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा था, एसटीएफ ने बांग्लादेश से एक बड़े हत्यारे को गिरफ्तार किया था। इसे लेकर के बांग्लादेश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। मैं दूसरे देशों की बात नहीं कर रही, मेरा पॉइंट ये है कि वे लोग मेघालय के रास्ते बंगाल में आए। यहां आने के बाद हमारी एसटीएफ ने उन्हें पकड़ा। गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि मैंने इतने दिन तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आज अत्याचार अपने चरम सीमा पार कर गया है, इसीलिए बोल रही हूं। मेरा हृदय सत्य का भंडार है। साथ ही कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर लाल बाजार में भी ममता बनर्जी के खिलाफ देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह शिकायत अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष चंद्रचूड़ गोस्वामी ने करवाई है। चंद्रचूड़ गोस्वामी ने ममता बनर्जी के खिलाफ राजद्रोह की शिकायत दर्ज करवाई है। चंद्रचूड़ गोस्वामी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में बांग्लादेशी छात्र नेता उस्मान हादी से जुड़े मामले और उसके भारत आने को लेकर के जो टिप्पणी की वो गंभीर प्रवृत्ति की है। इसी बयान को आधार बना करके उन्होंने राजद्रोह की शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि उस्मान हादी बांग्लादेश के एक छात्र संगठन इंकलाब मंच के संयोजक और एक मुखर युवा नेता थे। वे भारत की नीतियों के कड़े आलोचक माने जाते थे और उनका आरोप था कि नई दिल्ली बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में दखल देती है। बता दें कि 12 दिसंबर 2025 को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात हमलावरों ने उसके सिर में गोली मार दी थी। इलाज के दौरान 18 दिसंबर 2025 को सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने इस हत्याकांड के 2 मुख्य संदिग्ध फैजल करीम मसूद और आलमगीर हुसैन को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच के मुताबिक ये आरोपी हत्या के बाद मेघालय सीमा हालुआ घाट के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और पश्चिम बंगाल में छिपे हुए थे। खैर, इन दोनों हमलावरों की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यह गंभीर भड़काऊ बयान दिया है, इसको लेकर के ममता बनर्जी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सिलीगुड़ी से लेकर के कोलकाता, ये 2 थानों में ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की टीएमसी में बड़ी टूट देखने को मिल रही है। पहले तो विधायकों का एक गुट अलग हो चुका है, इसमें 60 के लगभग टीएमसी के विधायक हैं, लेकिन इस बीच टीएमसी से निलंबित नेता जो है रिजू दत्ता, उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया है और उनका कहना है कि 20 ऐसे टीएमसी के सांसद हैं जो कि बीजेपी में जाना चाहते हैं। वो अलग
बात है कि बीजेपी उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहती है। मैं तो कल भी बहुत नेशनल मीडिया में बोला है और आज आपके एएनआई में भी खुला बोल रहा हूँ। धुरंधर पार्ट 1 है बंगाल विधानसभा, धुरंधर पार्ट 2 है देश का संसद। क्योंकि जो हालत है, इस हालत में तृणमूल कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाह रहा है। क्योंकि जो भी तृणमूल के सांसद हो, विधायक हो या प्रवक्ता हो या लीडर्स हो, इनके साथ जो बेइज्जती किया गया, इनके साथ इनको जो अपमान किया गया, इनके साथ जो थ्रेट कल्चर चलाया गया, जैसे धमकाया गया, चमकाया गया, जैसे भय का पूरा माहौल था, उसमें कोई नहीं रहना चाहता, कोई नहीं। मेरे पास तो इतना भी खबर है कि 20 सांसद एप्लीकेशन फॉर्म डाल चुके हैं बीजेपी के दफ्तर में, पर बीजेपी ले नहीं रही है। खबर सूत्रों के मुताबिक मेरे पास खबर है कि शायद 9 सांसदों का एक शॉर्ट लिस्ट बना है। अब बीजेपी पार्टी जानती है, मैं तो बीजेपी में नहीं हूँ, बीजेपी जानती है किसको लेगी किसको नहीं लेगी, या किसी को लेगी भी कि नहीं लेगी। बट इतना है कि 20 सांसद ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके रखा हुआ है, ये मेरे पास सूत्रों के मुताबिक खबर है। जिस तरीके से टीएमसी में आंतरिक कलह मची है, इसको लेकर के आपको बता दें कि जो सामयिक भट्टाचार्य है पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष, उनका बयान भी सामने आया। किस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला बोला, सुनिए। पश्चिम बंगाल की किसी भी जनता का कोई आग्रह नहीं है। तृणमूल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस एक लुटेरा का संगठन बन गया। करप्शन एंड तृणमूल कांग्रेस वो सिनोनिमस। तृणमूल कांग्रेस का लोकतंत्र के ऊपर कोई आस्था नहीं था। तृणमूल कांग्रेस फेडरल स्ट्रक्चर को डिफाई किया था। तृणमूल कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था, उन्होंने अपने आप को इस देश की प्रधानमंत्री का ऊपर समझते हैं। भारत पश्चिम बंगाल को एक अलग राष्ट्र समझना शुरू कर दिया था। उसका नतीजा यही हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस का तो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं था। तृणमूल कांग्रेस का एक ही आइडियोलॉजी था, जो सीपीएम को हटाना है। तो 2011 में जब सीपीएम हट गया, ममता जी सत्ता पे आ गई, तब उसका पॉलिटिकल रिलेवेंस जो था, आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट जो था, वो डाइल्यूटेड हो गया था। अभी उसका घर का भीतर वो 75-25 का हिसाब है, लूटो और बांटो का हिसाब, वो बंद है। सिंडिकेट बंद है। कानूनी व्यवस्था पश्चिम बंगाल में सुधर गए हैं। इसी का कारण आपस में लड़ाई शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। इससे ना तो जनता का कोई दिलचस्पी है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई उत्साह है। देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतंत्र की सफलता के लिए एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है इस समय पश्चिम बंगाल का, जो तृणमूल का झंडा लगाने के लिए कोई लोग बचा नहीं है। इसीलिए आपस में लड़ रहे हैं। थोड़ा लड़ाई करें आप लोगों को भी थोड़ा मजा मिले। इतना दिन तक तो लोगों को मारा, खून से होली खेला। भारतीय जनता पार्टी को 3 से 21 कार्यकर्ता को मार दिया गया। हमारा बहनों को गैंगरेप कर दिया गया। कैमरा पर्सन को पीटा गया। जितना पत्रकार था वो उसको भी हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया था। ईडी से फाइल छीन लिया। सारे आला सरकारी अधिकारी के ऊपर हल्ला बोल दिया। अभी उसका नतीजा आप देख लीजिए क्या हो रहा है। अगर लोकतंत्र में किसी भी जगह ऐसा व्यवहार का कोई स्थान नहीं है। तृणमूल कांग्रेस एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड नाउ रिजेक्टेड। अभी दूर दूर तक तृणमूल कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।